तारीख से 50% बच्चों के साथ स्कूल लगाया जाएगा। कोविड गाइडलाइन के तहत स्कूल खोले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिले के डीओ, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है पर स्कूल खोलने को लेकर। जी सर, किस तरह का होगा गाइडलाइन और किस तरह की स्कूल खोलेगा? पिछले 1.5 साल से कोविड-19 की वजह से हमारे सारे स्कूल बंद थे। इन परिस्थितियों में मोहल्ला क्लास तैयारी के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास बुलेटिन के बोर्ड के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा था। अब जो शासन की नई गाइडलाइन आई है उसके तहत 2 अगस्त से कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं रेगुलर की जाएंगी, जिसमें अल्टरनेट डे में मतलब 50% उपस्थिति के साथ प्रति एक दिन 50%, दूसरे दिन दूसरे 50%, इस आधार पर कक्षाएं हम लगाने के प्रयास कर रहे हैं। जो निर्देश है वो है हमको, साथ ही साथ पहली कक्षा से लेकर 5वीं और 6वीं से 8वीं तक के लिए इनकी कक्षाओं को लगाने के लिए स्थानीय जो हमारा शाला विकास प्रबंधन समिति है, ग्राम पंचायत है और नगर निगम नगर पंचायत के वार्ड मेंबर हैं, इनकी अगर सहमति प्राप्त होती है तो हम पहली से 8वीं की कक्षाएं भी इसी तरीके से लगाएंगे। पिछले 9 दिनों से अनूपपुर जिले के 282 ग्राम पंचायतों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी संविदाकर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इससे अनूपपुर के 282 ग्राम पंचायतों में हितग्राहीमूलक काम और विकास के काम और पंचायत का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। लेकिन इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी ये मांग है कि इन्हें सम्मिलियन कर दिया जाए, जो सचिव हैं उनका सम्मिलियन कर दिया जाए और नियमितीकरण जो संविदाकर्मी उनको नियमितीकरण कर दिया जाए और उनके जो वेतनमान में विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। इन पूरे उसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं दिख रही है कि सरकार क्या इनकी मांगों को पूछ रही है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ इनके जो लीडर हैं वो है उमेश द्विवेदी जी हो रहे हैं। सर क्या मांगे आप लोग, क्यों बैठे हैं आप लोग? हमारी मांगे बहुत स्पष्ट हैं। हमारे जो सबसे निचले दर्जे का तबके का जो कर्मचारी है, जो ग्राम रोजगार सहायक, उसके वेतनमान को लेके और उनके रेगुलर करने के लिए, फिर इसके बाद पंचायत सचिव है उनके पंचायत विभाग में संविलियन, उनके वेतनमान, उनके प्रमोशन को लेके, और जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत में कर्मचारी हैं उनके समयमान वेतनमान और क्या नाम से प्रमोशन को लेके, और जो संविदा कर्मी हैं पूरे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उन सब के रेगुलर करने का, और जो 5 जून 2018 का जो शासन ने सर्कुलर निकाला था उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके हम सभी ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी जो है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में अपनी जायज़ मांगों को लेकर। कोई सरकार का अधिकारी अनूपपुर जिले में कोरोना पीक पे था। अच्छी बात यह थी कि यहाँ से ऑक्सीजन की कमी को लेकर के एक भी मौतें नहीं हुई थी और कोई कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का जो हाहाकार था उसको देखते हुए सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हुई थी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि जो स्टेट की तरफ से ऑक्सीजन लग रहा था उसकी क्या स्थिति है। ये देखिए, अंदर सीमेंट का वो भरा हुआ है। 3 महीने पहले इसका वो हुआ था, 9 लाख का बजट था जो स्टेट के लिए था, लेकिन वहाँ पे भी मशीनें नहीं आई हैं और मशीनें ना आने की वजह से अभी वो प्लांट अधूरा है। इसके लिए 9 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किए थे। उसके बाद भारत सरकार ने DRDO की मदद से जो प्लांट लगाने की बात हुई थी वो भी मैं अपने कैमरामैन से वो दिखाएंगे। अभी उसका प्लिंथ भी नहीं पड़ा हो, वो भी लगभग 3 महीने को हो गए हैं सैंक्शन हुए। उसी वक्त वो सैंक्शन हुआ था। इसके लिए 18 से 20 लाख रुपए सिविल वर्क के लिए डिसाइड हुआ था और PIU को इसके लिए अधिकार दिया गया था। लेकिन PIU का काम का जो धीमी है, क्या जब अब मध्य प्रदेश में नए केसेस मिलने लगे हैं, इंदौर में कल मुख्यमंत्री जी चिंताग्रस्त थे, तो क्या ये माना जाए कि तीसरी लहर का आगाज होने वाला है और ऑक्सीजन प्लांट लगाने में किस स्थिति पर है? यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर SR परस्ते हैं जो जिला अस्पताल के सिविल सर्जन हैं, वो बताएंगे किस कंडीशन किस स्थिति में है। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है इन दोनों प्लांटों की, क्यों नहीं लग पाया? स्टेट वाला तो बन गया कि इसमें मशीन इम्प्लांट होना है, तो मशीन कब तक? जुलाई तक कहा गया था, जुलाई तक हो जाएगी, लेकिन जी जुलाई तक बोले लग जाएगा। आज लगभग 30 तारीख हो रही है तो 29 तारीख तो अभी तक लगा नहीं है। दूसरा ये है कि जो ये प्लांट है ये कब तक बन के तैयार हो पाएगा? ये तो 15 दिन में बोले हैं सिविल वर्क के, उसमें बन जाए करके। अभी इसमें डिसमेंटल में टाइम लगा था। यहाँ पहले 2 पुराने घर थे तो डिसमेंटल था, तो अभी हफ्ता 10 दिन का हुआ था। एसएससी का वार्षिक परिणाम है, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था। कक्षा 10वीं में जो बच्चों ने अंक अर्जित किए थे बोर्ड एग्जाम में, उसके 30% अंक लिए गए हैं। 11वीं की वार्षिक परीक्षा के 30% अंक और 12वीं के बच्चे जो अभी इस वर्ष में इन्होंने जो भी परीक्षा दी हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसके 40% अंकों के हिसाब से। और पिछले 3 वर्षों के विद्यालय के जो रिजल्ट था
उसका जो सबसे बेस्ट रिजल्ट था उसको आधार मानते हुए सीबीएसई ने यह रिजल्ट घोषित किया है। कोरोना संक्रमण के कारण क्लासेस बंद रही, ऐसे में ये आया है परीक्षा परिणाम, संतुष्ट हैं आप? कोरोना संक्रमण की वजह से क्लासेस ऑफलाइन तो बंद रही, लेकिन हमारे विद्यालय की ओर से और लगभग सभी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षा लेकर बच्चों को जितना संभव मदद हो सकती थी वो की है। उसके अलावा भी जब भी बच्चों को कोई भी संशय होता था, कोई भी डाउट होता था, बच्चों का स्वागत था, वे कभी भी आकर क्लियर कर सकते थे, तो हमें इससे कोई वो नहीं है। हमारे साथ विद्यार्थी भी मौजूद हैं जो आज अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए। किस तरह का परीक्षा परिणाम रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही आया रिजल्ट। हमने बहुत मेहनत करी थी, स्कूल वालों का सपोर्ट भी बहुत था। ऑफलाइन तो क्लासेस हुई नहीं, पर ऑनलाइन जो थी उसमें कमी नहीं लगी कोई भी। मेरे 95.8% रहा है। मेरिट में आने की थी उम्मीद अगर पेपर होते तो? हाँ बिल्कुल थी। हरदा जिले में ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी से लेकर जिला स्तर के जो पंचायत के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठ चुके हैं। उनकी मांगे हैं और जब तक सरकार उनकी मांगे हल नहीं की जाएगी, इसी को लेकर वो हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और हम अभी हरदा के जनपद पंचायत कार्यालय के पास में हैं और सभी पंचायत कर्मी जो हैं विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की जाए। और हरदा जिले के पंचायत कर्मी के जो सत्ता संगठन है, संयुक्त संगठन के रूप में आज यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 8वां दिन है यहाँ पे है और लगातार उनकी जो मांगे हैं उसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जाए। हम उनसे ही बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, किस प्रकार से किया जाए, वो कब तक उनकी आंदोलन जारी रहेगा। भाई साहब आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मैं अरविंद नामदेव हूँ। क्या मांगे हैं आपकी, किस प्रकार से, कितने दिन से? मध्य प्रदेश में पूरे 17 संगठन हैं जो कि हड़ताल पे 22 तारीख से निरंतर हड़ताल पे है। इनमें अलग अलग संगठन हैं जिसमें सचिव संगठन है, उनकी मांग है कि 6वें वेतनमान उनकी नियुक्ति दिनांक से दिया जाए। और मनरेगा में जो संविदा कर्मी है नियमितीकरण की मांग है, जीआरएस साथी हैं उनकी भी नियमितीकरण की मांग है। ऐसे अलग अलग संगठन की अपनी अपनी मांग है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो ये एक ही बैनर तले, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हड़ताल जारी है और जारी रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं होगी। हमारे साथ में जिला पंचायत के अधिकारी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम बताएं और किस पद पे हो और किस प्रकार से आपकी मांग है? रजनीश शुक्ला है, मैं डीसी हूँ एसडीएम में, जिला पंचायत में। बताएं सर, आपकी हड़ताल चल रही, किस प्रकार से मांगे हैं और कब तक आपकी हड़ताल चलेगी? जैसा कि आप लोग के सहयोग से शासन स्तर पे हमारी मांगे पहुंची रही हैं। 17 संगठन हैं, हर स्तर पे है कि उनको एक तो सिक्योरिटी रहे, जॉब की सिक्योरिटी रहे। संविदा कर्मियों का ये अनुरोध है कि वो रेगुलर हों। इसके लिए शासन ने 2018 में एक नीति भी बनाई थी, वो भी है कि उस नीति को भी लागू किया जाए। महंगाई को लेकर के कांग्रेस से जो विधायक है महाराजपुर क्षेत्र से हमारे साथ नीरज दीक्षित जी मौजूद है, उनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महंगाई को लेकर आज उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन, आखिर कहां तक सहायक रहेगा और क्या क्या इस प्रदर्शन में उनकी मांग रखी गई? जी विधायक जी। हमने क्षेत्र की जो जरूरती मांगे थी उन सबको रखा है। आज चाहे आप देख लें, बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं, लाइट की अवैध कटौती बंद नहीं हो रही है, साथ में डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। जहां 60 और आपके सिलेंडर 300 के आते थे, आज वहाँ 950 के आ रहे हैं। साथ में डीजल 100 का, पेट्रोल 112 का। जहां मोदी जी कहते थे कि हमारी सरकार बनने के बाद इन दामों को कम किया जाएगा, आज वहाँ दुगने और तिगने रेट पे बढ़ा दिया गया है। इन चीज़ों को लेके हमने यहाँ आंदोलन किया। साथ में गौशाला, जहाँ कांग्रेस सरकार ने 1000 गौशालाएँ प्रदेश में बनवाई थी, आज उन बनी हुई गौशालाओं को बंद किया जा रहा है, क्योंकि गायों के खाद्य के लिए जो पैसे आते थे वो 19 रुपये 20 पैसे कांग्रेस सरकार ने किए थे। आज वर्तमान सरकार ने उन्हें घटा के 1 रुपये 20 पैसे कर दिया है। इन सभी चीज़ों की मांगें हमने रखी हैं। अक्सर देखने को मिल रहा है कि विद्युत को लेकर के लगातार आप मुद्दे उठाते रहते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो इस बार क्या विद्युत को लेकर के आपने इसमें प्रदर्शन किया है? विद्युत की अवैध कटौती आज भी बरकरार है। वर्तमान सरकार ने बिलों की दरें बढ़ा दी हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे कोरोना में लोग घरों पे रहे हैं और लाइट अगर थोड़ी सी भी आंधी पानी आती है तो घंटों नहीं आती है। इन सभी चीज़ों को लेके हमने वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे भारतवर्ष के साथ पूरे विश्व को तबाह कर दिया है। महासमुंद जिले की अगर बात किया जाए तो विगत 1-125 वर्षों में तकरीबन 32,000 के आसपास लोग कोरोना से प्रभावित हुए और 362 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो जिसको कोरोना से
जो पीड़ित थे उन लोगों ने, कुछ लोगों से जिन्होंने जान गंवाई है, वो तो अपनी जान गंवाए, साथ ही बहुत लोग इसमें बेरोजगार भी हो गए हैं। और आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो त्योहार के सीजन में इसमें अपनी तैयारी कर कर अपना गुजर बसर करते हैं। उसमें से एक जो जाति के लोग हैं वो कुम्हार जाति के लोग हैं। अभी मैं कुम्हार पारा में ये खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये आने वाले त्योहार के मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इन्हीं मिट्टी के बर्तन से, मिट्टी की मूर्तियों से, मिट्टी के जो भी कलाकृतियां ये जो तैयार करते हैं, इन्हीं मिट्टी के कलाकृतियों से ये साल भर से इनका पूरे घर का खर्चा चलता है। पिछले 1.25 साल से अगर बात किया जाए तो पिछले 1.25 साल से इनकी जो रोजी है वो मारी जा रही है, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने अपनी भर्ती लगाया, सारी तैयारियां की, लेकिन उतना उनको वो सामान, इनका जैसे मूर्तियां हुई, ये सब जो चीजें हैं ये बिक नहीं पाई, जिसके कारण इनको वो जो रकम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई और इनका ये घाटे का सौदा रहा। इस साल फिर अब आप देख रहे हैं आने वाले समय में गणेश उत्सव आने वाला है, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार पोला आने वाला है, जिसमें मिट्टी के तमाम चीजें बनाई जाती हैं, गणेश की मूर्तियां बनाई जाती हैं। आप देख रहे हैं ये मूर्तिकार हैं जो अपने इस मूर्ति को गढ़ने में लगे हुए हैं, उसको एक रूप देने में लगे हुए हैं, ताकि समय पे इनकी एक मूर्ति आने पर बिके और इनसे जो पैसे मिलेगा वो इनके घर का खर्चा चलेगा। लेकिन अभी ये बहुत ही तकलीफ में चल रहे हैं इनके, क्योंकि कोरोना ने इनको भी कहीं ना कहीं परेशान किया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। दरअसल अब आने वाला जो दूसरा सोमवार है, यहाँ पर श्रद्धालुओं को और आसानी से दर्शन हो सके, इसको लेकर महाकाल मंदिर समिति की प्रबंध समिति ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। मेरे साथ महाकाल मंदिर के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी मौजूद है। सर, किस प्रकार से अब श्रद्धालुओं को लाभ मिल सकेगा? देखिए, हम लोगों ने इस बार दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुलभ बनाने की दृष्टि से चारधाम मंदिर से हम लोगों ने दर्शनार्थियों का प्रवेश किया है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहे हैं और लेक ऑफ स्पेस है। इस कारण से हम लोगों ने, जैसा कि आपको विदित है कि महाशिवरात्रि पर्व को हमने बहुत अच्छी तरीके से संपादित किया था, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की थी। आप लोगों ने भी उस व्यवस्था को सराहा था। उसी व्यवस्था को हम वापस लागू करेंगे और चारधाम मंदिर से दर्शनार्थियों को प्रवेश देंगे, जो आगे फैसिलिटी 1 से होते हुए फिर वापस शंख द्वार से दर्शन करके निकलेंगे। इसके अलावा चारधाम मंदिर पर ही हम लोगों ने दर्शनार्थियों के जूते स्टैंड की व्यवस्था की है, उनके सामान क्लॉक रूम वगैरह करा है। इसके अलावा प्रसाद काउंटर और जो शीघ्र दर्शन की रसीदें हैं, वो पार्किंग भी वहीं हम लोगों ने बनाई है। तो इस बार जो व्यवस्थित तरीके से बहुत अच्छे दर्शन होंगे। सर, समय को लेकर कुछ परिवर्तन हुआ थोड़ा सा? समय को लेकर परिवर्तन ये हुआ है कि देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि महाकाल भगवान के दर्शन प्रातः 5 बजे शुरू होते हैं और रात्रि 9 बजे तक चलते हैं। लेकिन सोमवार के दिन हम लोगों ने, चूँकि सवारी होती है, सवारी की काफ़ी सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती है, लेक ऑफ स्पेस भी है। ऐसी स्थिति में हम सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक का हम लोगों ने सोमवार को दर्शन रखा। उसके बाद में फिर शाम को 7 बजे से 9 बजे तक है। यही समय पिछली बार 5 बजे से लेके 11 बजे तक था। इसको हमने 2 घंटे का स्पैन इस बार बढ़ाया है। छिंदवाड़ा ज़िले में हो रही बारिश ने पूरे छिंदवाड़ा ज़िले को सराबोर कर दिया है। हर जगह जो है वो पानी, बारिश का मौसम है। पूरे ज़िले में हर जगह बारिश हो रही है। कहीं पर कुछ कम बारिश हो रही है तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। खेती किसानी के लिए फ़िलहाल ये बारिश बहुत फ़ायदेमंद है। किसान लंबे समय से जो है वो इस बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है लगातार इन रोडें जो हैं वो गीली हैं। कुछ देर के लिए अभी छिंदवाड़ा में बारिश रुकी हुई है। आने वाले समय में भी मौसम विभाग का ये कहना है कि छिंदवाड़ा में अभी आने वाले समय में भी जो है वो बारिश मौसम विभाग बता रहा है। वहीं जो है उन क्षेत्रों के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है जहां पर जो क्षेत्र नदी नालों के पार जो लोग रहते हैं, वो कस्बे, वो अंचल, दूर अंचल, जहां से लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत ज़रूरतों के लिए नदी और नाले पार करके जाना होता है। तो कहीं अगर पुल का निर्माण नहीं हुआ है तो वहाँ से आने जाने में लोगों को बेहद तकलीफ़ हो रही है। वहीं जहाँ नदी के तट पर जो गाँव हैं, उन लोगों को आने जाने में, आवागमन में भारी बाधा जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो कहीं बारिश बेहद सुखद खबर लेकर आ रही है तो कहीं बारिश जो है वो परेशानी का सबब भी बन रही है। लेकिन बारिश होना भी बेहद ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं होगी तो फसलों को नुकसान हो जाएगा, और फसलों को नुकसान हो जाएगा तो किसान जो है उसको मंदी आ जाएगी और उसके बाद जो व्यापार है वो भी ठप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बारिश होना अच्छे संकेत भी दे रहा है।